शहर बनाने में एक अहम किरदार अदा किया। ये किताब, ये जो इनके कॉलम है, ये सिर्फ तारीख पे नहीं है बल्कि इसमें करंट अफेयर भी है। अभी मैंने सफ़ा पलटा तो मुझे गडियानी वाला मजबूत आर्टिकल सामने आ गया। वो लिख रहे हैं कि गडियानी की ब्रेकिंग यार्ड मजदूरों के लिए मौत का कुआं बन चुका है, और ज़ाहिर आज तक बना हुआ है। तो इसमें सारी चीज़ें हैं। कुछ मामलात पे मजीद बहस हो सकती है। अजीज ये समझते हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी का मसला गुरीला जंग है। मैं बिल्कुल उनसे इख्तलाफ करता हूँ। मेरा ख्याल है कि सियासी जद्दोजहद से ही मसला हल होगा, और ये एक डिबेट की बात है और इस पर मजीद डिबेट होनी चाहिए। सबसे पहले अजीज को मुबारकबाद। एक ऐसे दिन उसने तकरीब रखी जब यूसुफ मस्ती खान गिरफ्तार हो गए। हाँ, और साथ में मौलाना हिदायतुल्लाह को भी मुश्किल में डाल दिया, क्योंकि उस FIR में ये भी लिखा हुआ है कि अब इस धरने के असल मकासद सामने आ गए। लिहाजा अब जमात इस्लामी ने जो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है वो भी मुश्किल में है। बहुत अहम तहरीरें हैं और नाम बहुत अजीज की अपनी खुद सोच के मुताबिक है या किसी ने भी सजेस्ट किया है, सुलगता बलूचिस्तान। इसमें मेरा ख्याल है जो सहाफत के हवाले से उसने लिखा है वो शायद मेरा ख्याल है उस पर बहुत और लिखा जा सकता है। मेरा कोई 1-1.5 महीने पहले और मारा कैडेट कॉलेज जाने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने बुलाया था, कोई 2 दिन का सेशन था। वहां बहुत से बलोच कैडेट से मुलाकात हुई। जब पहले दिन मैंने ज़ाहिर उनका वो ये था कि आप जो भी इस वक्त नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके पर्सपेक्टिव में बात करें। पहले दिन की तकरीर के बाद जब मैंने सवालात इनवाइट किए तो किसी ने कोई सवाल नहीं किया, और मैंने उनसे कहा कि आपके जहनों में कोई सवाल नहीं है, ये हो नहीं सकता। और फिर मैंने उनसे कहा कि मैं कल जब आऊंगा तो मैं तकरीर नहीं करूंगा, मैं आपके सवालात लेना चाहता हूं और ये यकीन दिलाता हूं कि आप में से किसी को कुछ नहीं होगा। और फिर जब दूसरे दिन हुआ तो पहला सवाल क्या हुआ? पहला सवाल जिस कैडेट ने किया उसने कहा, ये बताएं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो तिजारत करने के लिए आई थी, लेकिन फिर उसके मकासद खुल गए, सामने आ गए। कहीं सीपैक का भी तो यही मुस्तकबिल नहीं है। और फिर इसी तरह के सवालात तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लड़कों ने सवाल किए, और वहां जो भी उनके इंस्ट्रक्टर थे या जो भी वो थे, ये कह के मैंने कहा कि मैं इन लड़कों को आगे जाते देखना चाहता हूं। देखिए अजीज ने जिन टॉपिक्स, बहुत मुश्किल टॉपिक्स को डिस्कस किया है। वैसे भी बलूचिस्तान में जनरली पॉलिटिकल सिचुएशन भी ले लें, सहाफत भी ले लें, उसका बहुत बुरा हाल है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सहाफ़ी गैर महफूज हैं वो बलूचिस्तान के हैं। और जनरली हम बात करते हैं, मैंने बहुत डीप रूटेड जाके इसको देखा है। वहाँ जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं उनके जो ख़तरात हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो लोग डेस्क पर काम कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा खौफ में रह के काम कर रहे होते हैं। जब चिश्ती मुजाहिद का मर्डर हुआ तो उसने अखबार जहां में बालाच मरी के हवाले से कोई कॉलम लिखा था। उस कॉलम में कोई खास बात नहीं थी,
लेकिन उसकी हेडलाइन इतनी मिसलीडिंग थी कि जिसकी वजह से उसको जब पहले वार्निंग मिली और फिर उसने उनको समझाने की कोशिश की कि मेरे बस का बात नहीं है, हेडलाइन आप पूरा मजमून पढ़ें, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसे मार दिया गया। लेकिन बदकिस्मती ये कि जहां हम बलूचिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन डिस्कस करते हैं, जहां हम बलूचिस्तान में रियासती जबर की बात करते हैं, जहां लोगों के गायब होने की बात करते हैं, वहां इस्तेसाली जो कुव्वतें हैं, उनके जो आलयकार हैं, वो कहीं हमें मालिक नज़र आते हैं, अखबारात के मालिक नज़र आते हैं, कहीं वो सरदार नज़र आते हैं जो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और उसके नतीजे में शिकार एक आम बलोच होता है। हमने वो, मेरी ज़ाती तौर पे मेरे पसंदीदा पॉलिटिशियंस में मीर गौस बख्त जिंजो रहे हैं, और मैं उनके उनके इंतकाल से कुछ अरसे पहले मैं उनसे मिला भी था, जब उनको बहुत कंप्लीटली जॉन्डिस का शिकार हो गए थे। तो उस वक्त मीर साहब से जब गुफ्तगू हो रही थी, तो मीर साहब से मैंने कहा कि ये बताएं कि जब आइन की तश्कील हो रही थी 73 में, तो प्रॉब्लम क्या हुई थी, नैप ने क्यों बॉयकॉट किया था? तो उन्होंने कहा कि उसमें तमाम कसूर भुट्टो का नहीं था, क्योंकि जब इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस वक्त इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था उसमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान था, और अचानक नैप ने बॉयकॉट कर दिया, और नैप के अंदर भी कम्युनिस्ट जो थे वो ज़्यादा हार्ड लाइन ले ली थी, बैंगल्स वगैरह ने भी हार्ड लाइन ले ली थी। तो मीर साहब के बकौल के भुट्टो ने मुझे फ़ोन किया, और भुट्टो ने ये कहा कि मीर साहब देखें, अगर नैप ने बॉयकॉट किया तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी, क्योंकि उसके बाद मेरे सामने मुफ्ती महमूद और प्रोफेसर गफूर और इस तरह के लोग बैठे होंगे, लिहाजा कोशिश करें कि नैप। तो मीर साहब ने कहा कि मैंने जाके मैंगल, वली खान, इन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल बॉयकॉट हुआ, और उसके नतीजे में जो कॉन्स्टिट्यूशन, बदकिस्मती रही कि उसके नतीजे में उस कॉन्स्टिट्यूशन पे फिर साइन भी किए उन लोगों ने जिन्होंने बॉयकॉट किया था, एक आध के अलावा। लेकिन बलूचिस्तान का जो इस वक्त जो सूरत हाल है, और पिछले चंद सालों में और चंद दिहाइयों में जो सूरत हाल खराब हुई है, उसमें एक बहुत बड़ा किरदार बलूचिस्तान की पार्लियामेंट का भी है। बलूचिस्तान की पार्लियामेंट में आप जाके देखें कि उन्होंने पॉलिटिकल स्टैंड किस जगह लिया है, कौन सा सियासी स्टैंड लिया है। मतलब वहां की पॉलिटिकल पार्टीज जब पार्लियामेंट में बैठ के और पोजीशंस नहीं लेंगी, कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करती चली जाएंगी, चंद एक को छोड़ के, चाहे वो नेशनलिस्ट हो, तो फिर आप उस पॉलिसी को स्ट्रेंथ दे रहे हैं जो बलूचिस्तान के हवाले से इवॉल्व की जाती है। यानी आज हम सबको पता है कि बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स को कौन टैकल करता है। कभी आपने पार्लियामेंट में एक आध के अलावा किसी की तकरीर सुनी है इसके हवाले से कि क्यों नहीं बलूचिस्तान की असेंबली खड़ी हो जाए और एक वाज़े पॉलिसी, एक वाज़े पोजीशन ले। और जिस दिन उसने ये वाज़े पोजीशन ले ली तो बलूचिस्तान की सूरत हाल बहुत तब्दील हो जाएगी। अभी जैसे पिछले दिनों एक रेजोल्यूशन उन्होंने, सना बलोच ने जो मूव किया था, जब तक देखिए लड़ाई दो तरह से लड़ी जाती है। हमारी बदकिस्मती ये रही है, और बलूचिस्तान के बेशुमार जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इस वक्त जो मीडिया की सिचुएशन बलूचिस्तान में है, यानी जब
काजी फायद ईसा के लिए बहुत हम सब की रिस्पेक्ट है, लेकिन एक एस्पेक्ट वो भी है जिस पे मुझे आज तक काजी फायद ईसा से मेरी नाराज़गी है। जब 9 एडिटर्स के खिलाफ, 9 अखबारात के खिलाफ सेडिशन का केस बनाया गया था, और इस बुनियाद पे बनाया गया था कि उन्होंने उनके बकौल दहशतगर्द और अलहदगी पसंदों के बयानात जो है अखबारात में छापते थे। आपको पता है बलूचिस्तान में किस तरह हेडलाइन दी जाती थी? बलूचिस्तान में ग्रुप्स हेडलाइन भेजा करते थे, चाहे वो लश्कर जंगवी हो, चाहे वो बलूचिस्तान नेशनलिस्ट ग्रुप्स हो, अलहदगी। वो कहते थे कि ये हेडलाइन इस सफ़े पर इतने कॉलम में छपेगी, और जब वो ये छापते थे तो उसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने बुला लिया, उसमें केस बना। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उधर जाके एडिटर्स ने ये पोजीशन ली कि जी हम क्या कर सकते हैं, क्या रियासत हमें वो तहफ़्फ़ुज़ दे सकती है कि हम उनके कहने के बाद, और जिस दिन नहीं छपता था बयान, उस दिन उनके लिए मसला होता था कि वो घर कैसे जाएं। उसके बावजूद भी वो पिटीशन, एडिटर्स की वो पिटीशन रिजेक्ट कर दी गई, और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे एंटरटेन नहीं किया। तो इस हद तक सिचुएशन बलूचिस्तान में खराब रही है, और इसी वजह से बलूचिस्तान में बेशुमार जर्नलिस्ट जो है वो मारे गए हैं। ना उनको तनख्वाहें प्रॉपर मिलती हैं, ना उनको लाइफ सिक्योरिटी है, ना उनको जॉब सिक्योरिटी है। वो जिस तरीके से वो काम करते हैं, तो ऐसे में अजीज संगोर ने इतने मुश्किल टॉपिक्स पर उसमें ये कॉलम्स लिखना, इन तमाम चीजों के बावजूद कि आप आज की सहाफत में आपकी आइडेंटिफिकेशन बहुत वाज़ेह है। तो बलूचिस्तान की जर्नलिज्म इस वक्त जो है उसमें जरा सा डिसेंट लिखना भी, जो लोग डिसेंट करते हैं बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, मरकज से, एस्टैब्लिशमेंट से, वो मेरा ख्याल है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शायद हमें उसकी तदारुक भी नहीं है कि हम कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लिहाजा जिस दिन बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स सदर्न कमांड से बलूचिस्तान असेंबली पर आ जाएगी, बलूचिस्तान का मसला हल हो जाएगा। खास करूँगा हमारे सीनियर साथी नज़ीर लगारी साहब आ गए हैं कि वो आए स्टेज पे और अजीज़ की किताब के बारे में अपनी राय का इज़हार करें। जनाब नज़ीर लगारी साहब। सदर मोहतरम जनाब कादिर जमीली साहब, जान बुलेदी साहब, हमारे दोस्त, हम सब के उस्ताद प्रोफेसर बैठे हुए हैं, और जनाब मुसन्निफ अजीज़ संगोर साहब। किताब तो 2-3 दिन पहले हमारे मोहतरम जनाब मासूम रिजवी साहब ने मुझे दे दी, और मैंने उसको देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब तक बहुत सी चीज़ें बलूचिस्तान के बारे में आती रही हैं, कोई शिकायत की सूरत में, कोई नाराज़गी की सूरत में, कोई मसला ज़ाहिर करने की सूरत में। ये किताब जो है ये कुछ मुख्तलिफ तरीके से आई है, और वो मुख्तलिफ तरीका ये है कि इन्होंने एक FIR दर्ज करा दी है बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से कि हमारी ये FIR है, और हमारा ये मुकदमा है, और हमारी ये तकालीफ हैं, और हमारी ये मसाइल हैं जिन्हें बहरहाल हल किया जाना है। तो मेरा बलूचिस्तान से जो ताल्लुक़ है वो ये है कि मैं जिस घर में पैदा हुआ वहाँ मादरी ज़ुबान बलूची थी, और फिर सेकंड लैंग्वेज मादरी ज़ुबान बलूची थी, और सेकंड लैंग्वेज जो है वो सराइकी थी, और थर्ड लैंग्वेज मैंने यहाँ पर आने के बाद मैं सिंधी भी बोलता हूँ, मैं पंजाबी भी बोलता हूँ,
और पोठवारी और हिंद को भी समझता और बोलता हूँ। मैंने फाजिल साहब से बहुत सीखी है ज़ुबानों को, और ख़ास तौर पर पोठवारी और हिंद को, शायरी को। तो ज़ुबानों के मामलात में और जोग्राफिया के मामलात में हमारे तमाम लोगों को कुछ ना कुछ शिकायतें मौजूद हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स के बारे में हमारी आवाज़ें सुनी नहीं जाती हैं। हम सब जिस कदर भी चीख लें उसको संजीदा नहीं लिया जाता है, और शायद संजीदा लेना मेरे ख्याल में एजेंडे में शामिल नहीं है कि इन चीखों को कहीं संभाला जाए, इन चीखों के बारे में कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया जाए। रोज़ाना हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, बच्चे वो फरियाद कर रहे होते हैं अपने प्यारों के लिए और उनकी वापसी के लिए, लेकिन एक गूंगी, बहरी, बेरहम, सफाक इस्टेब्लिशमेंट कुछ सुनने को तैयार नहीं। ये एक मसला है हमारा, उसको कैसे सुनाएं और कैसे वो समझे, ये बहरहाल एक अजीब मसला है। हमें एक दफ़ा कुछ साहब ही दोस्त थे क्वेटा में, और हम जाकर बैठे थे, हमें बुलाया गया कोर ऑफिस में। कोर कमांडर ने हमें कुछ ब्रीफिंग देनी थी। ब्रीफिंग हमें क्या देते वो, हम तो वैसे ही बेचारे लोग हैं, हमने तो उनसे सुनना था वो अपना नुक्ता नज़र क्या रखते हैं। तो उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में बात की, उसके कई हिस्से बनाए कि जनाब एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा वो है और एक हिस्सा ये है, एक ये सोच रखता है कि ये सोच रखता है। तो ये हमारे दिल में भी था, हम भी पूछें, और उन्होंने ये भी कहा था कि आखिर में मैं आपको शायरी सुनाऊंगा। हम उसके भी इंतज़ार में थे, तो कि भाई वो शायरी सुनाए। हम तो अपने दफ्तर में फाजिल साहब से शायरी सुना करते थे, ये तो एक नई बात है कि कोर कमांडर भी शायरी करेंगे। लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा, वो पीछे उनके बोर्ड लगा हुआ था या स्क्रीन लगी हुई थी, उसके ऊपर उन्होंने लिखा द बिगेस्ट होप इन बलूचिस्तान। मैंने कहा यार इनको तो सुन लें हम कि ये इतनी बड़ी इनको जो होप नज़र आ रही है वो हमें ज़रूर मालूम होनी चाहिए, और हमें ये भी लगेगा कि ये कितने संजीदा हैं। तो उनने बिगेस्ट होप इन बलूचिस्तान के जो नीचे नाम लिखा था, तो मैंने कहा या तो ये उस्तादी है या फिर ये कोई और चक्कर है। वो नाम लिखा हुआ था डॉक्टर मालिक बलूच। तो हमने देखा, हम एहतराम करते हैं डॉक्टर मालिक बलूच का, उनकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल बैठे हुए हैं, इनका भी एहतराम करते हैं, हमारे पुरानी दोस्ती है, पुराना याराना है उनके नज़दीक। लेकिन उस होप को तोड़ने में भी उन्हीं का हाथ था ना, जिन लोगों ने इनको उम्मीद बनाया था, उस उम्मीद को नाउमीदी में भी उन्होंने ही बदला था, और उस तरफ वो नहीं आए थे कि इस मसले के हल के लिए हमारे यहाँ बलोच क़यादत जो लीडरशिप जो मसला लेकर जाती है कि भाई, और लोगों से जाकर वोट भी लेती है कि हम इसलिए जाएंगे और फिर जाकर ये काम करेंगे, वो किसी भी सूरत में वो उस काम की तरफ नहीं जा पाते हैं। यार बलूचिस्तान के राइट्स वो तो मान लेना कि बलूचिस्तान जो उसके वसाइल हैं उसका हक है ना, और बलूचिस्तान जो कुदरत ने उसको दिया है वो उसी का है, ये तो मान लेने में कौन सा ऐसा मसला है। ये अगर पंजाब के सारे जो वसाइल हैं पंजाब के हैं और खैबर पख्तूनख्वा के सारे वसाइल, उनको आप जब से तरबीला बनाए रॉयल्टी दे रहे हैं, आप जो कुछ भी दे रहे हैं, तो आपने गैस की रॉयल्टी ही देते जो आपने 70 साल इस्तेमाल किए, तो कम से कम हमें तो पता चलता ना कि बलूचिस्तान के अंदर तब्दीली क्या आई है। आपने तो सुई को नहीं दी। हम सुई के इर्द गिर्द के देहात में मैं गया हूं, वहां तो सुई के आसपास के देहात में भी वो नहीं थी, गैस नहीं थी। वो गैस के बगैर वो लकड़ियां काट कर वो अपने घर में वो गुजारा करते थे। और वहां कौन सी इतनी ज्यादा लकड़ियां रखी हैं, कौन से ऐसे जंगल उगे हुए हैं, एक खाली चटियल पहाड़ हैं जिनके ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अजीज ने इश्यूज सामने लाए, हाईलाइट किया है, जैसे मैंने अर्ज किया है। मेरा एक और जो पर्सनल चीज है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। मैंने कराची से
हब से ओथल, ओथल से बेला, बेला से अबरान, अबरान से तेतरी, लग जाओ जल जाओ, और तुर्बत तक ऑन माई फुट, अपने पैरों पर मैंने सफ़र किया है। इस पूरे के पूरे कराची से लेकर तुर्बत तक का मैंने सफ़र किया है। वहाँ से, वहाँ के दरख्तों से, वहाँ के पहाड़ों से, वहाँ के रास्तों से, वहाँ के आबशारों से, वहाँ बहते हुए पानी से, वहाँ के चश्मों से, वहाँ पर वो जो हमारे अपने कोई शीर अफराद होंगे उनके एक मुश्तरका मज़ार से, इन तमाम चीज़ों से मेरा वास्ता पड़ा है और मैं इन तमाम चीज़ों से जानता हुआ मैंने सफ़र किया है। और उसके अलावा ये जो कोहे सुलेमान की पट्टी है, इसके साथ मैंने सफ़र किया है और एक जगह से दूसरी जगह तक आखिर तक मैं गया हूँ। ये नहीं कहता हूँ कि मैं बड़ा सयाह हूँ या मैंने कोई बड़ा वो किया है, लेकिन बलूचिस्तान धड़कता है दिल की तरह, बलूचिस्तान बोलता है अपना इजहार करने के लिए। बलूचिस्तान के अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि आप दुनिया की एक मुतमद्दिल और एक बहुत आगे बढ़ती हुई तहजीब को परवान चढ़ता हुआ देखें। लेकिन यार ये तो हटा देना जो आपने ऑक्सीजन की नाली के ऊपर, ऑक्सीजन के पाइप के ऊपर जो आपने लाद दे रखी है, और आप ये भी कह रहे हैं कि हम आपको नई दुनिया में ले जाना चाहते हैं और हमारी ऑक्सीजन बंद कर रखी है, तो कम से कम इसका तो ख्याल कर लें कि लोगों को सांस तो लेने दें। और मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर नुक्ता नज़र के लोग बैठे हुए हैं, मुख्तलिफ ख्यालात लोग बैठे हुए हैं और बहुत मोहतरम बलोच दोस्त बैठे हुए हैं। अभी पिछले दिनों से बहुत बड़ा जोर शोर हुआ है। तो तहरीकें किस तरह से हाईजेक होती हैं, ये हमने पहली दफ़ा अपने देखा है कि बलूचिस्तान में एक पूरी तहरीक को, एक पूरे शोर को, एक पूरे के पूरे उबाल को किस तरह से मटीलाइज करके जेब में डालकर और उसके बाद अपने पीरो मुर्शिद को बुलाया कि आप आ जाएं, हमने सब चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं, अब आप आकर खिताब फरमाएं। आपके खिताब को सुनने के लिए लोग मौजूद हैं। अजीज़ के कालम तो मैं पढ़ता रहा हूँ। जिस तरह दोस्तों ने क्रेडिट दी कि आरिफ को मैं समझता हूँ, आरिफ और उनके भाइयों का या हमारे उस्ताद जो बड़े मोहतरम थे सिद्दीक का बहुत बड़ा काम है कि उन्होंने आज़ादी अखबार निकाला। और इस वक्त जो बलूचिस्तान के नौजवान सहाफ़ी हैं उन सब के लिए, जो लिकारी हैं उन सब के लिए उनके पेज हैं। जो भी लिखना चाहता है मैं समझता हूँ वो उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, उनको सपोर्ट भी करते हैं और उनको जो है बलूचिस्तान में अपने अखबारात में जगह देते हैं। और इसी तरह अज़ीज़ को भी उन्होंने जगह दी और अज़ीज़ ने जो है, आज अज़ीज़ की किताब हमारे सामने है। तो अज़ीज़ से बुनियादी तौर पर मेरा रिश्ता ताल्लुक़ बड़ा पुराना है। ज़माने तालिब इल्मी से हम एक साथ रहे हैं। BSO की तक़सीम हुई, फिर पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद हमारी मुलाकात रहबर में हुई। जब मैं रहबर में मैं भी काम कर रहा था अखबार में और अज़ीज़ साहब भी वहीं पे हमारे साथ हो गए, एक साथ हो गए। और अज़ीज़ ने अपनी नई सहाफ़ती ज़िंदगी का मैं समझता हूँ आगाज़ है, शायद उससे पहले भी, लेकिन मैंने अज़ीज़ को रहबरी में पहले देखा और वहीं से हमने जो है बाकायदा उनकी रहबर ज़्यादा देर नहीं ज़िंदा रह सका। शायद ये एक रियासती नौआबादियती पॉलिसी भी है कि सिर्फ चंद ही अखबारात को ज़िंदा रखा जाए, बाकियों को ज़िंदगी और मौत के दरमियान रखा जाए। जो मैंने देखा है, जो मेरा तजुर्बा है कि ये जो रियासत है वो हर अखबार को ज़िंदा रहने नहीं देता, उसको मरने भी नहीं देता बाज़ को, लेकिन उसको बाकायदा ज़िंदा रहने नहीं देता। आज हमारे जो बलूचिस्तान के अखबारात हैं वो बेशतर इसी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। और आपने देखा होगा गुज़िश्ता दिनों के 5-5, 6-6 महीने, 1-1 साल तक उनके बिल्स जो है पड़े होते हैं, ना उनको इश्तिहार दी जाती है और ना उनका जो है ख्याल रखा जाता है। अज़ीज़ ने अपनी जो किताब है बड़ी जो है उसमें कलमकारों के जो नाम कर दिया है, बाल्फाज़ दीगर उन सहाफ़ियों के नाम कर दिया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ अपनी पेशावराना सरगर्मियों के दौरान देकर जाम शहादत नोश की। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। पाकिस्तान और ख़ुसूसन बलूचिस्तान, फाटा, कराची सहाफ़ियों और अखबारात जरायद के लिए काम करने वालों के लिए बहुत मुश्किल और ख़तरनाक हैं। इस वक्त जो
सूरत हाल है। ये शोबा इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रिस्की हो गया है। आए रोज़ सहाफ़ियों को लापता करने, उन पर तशद्दुद होने, कत्ल करने के वाक़यात जैसे हमारे सामने आए हैं। इसमें हमारे मुल्क के खुफिया इदारे इसमें सर फहरिस्त हैं। इसके अलावा दूसरे इदारे भी हैं, अफराद भी हैं, मजहबी तंजीमें भी हैं और सियासी जागीरदार और सरदार ये भी होते हैं इसमें बड़े। अजीज़, संगूर की तहरीरों का एक अपना अंदाज है। वो बेशतर जिंदा मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, इंतहाई सादा अल्फाजों में अपनी बात इंतहाई फनकारी और मैं समझता हूँ दानिश के साथ रख लेते हैं। अंदर से वो एक कॉम्प्रेस नज़रियाती सियासी कारकुन है। इसीलिए हर मौजू को समाज में मौजूद और बड़ी होशियारी और फनकारी के साथ आल व माजी को लेकर मुस्तकबिल का जामे तजिया पेश करते हैं। इस किताब में इसके बेशतर मज़ामीन को देखें तो तारीखी पस मंज़र के साथ हाल का जिक्र करते हुए मुस्तकबिल का एक तस्वर भी पेश करते हैं। अजीज़ का मौजू बुनियादी तौर पर बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान के हर अजला और इशू पर ज़रूर किसी न किसी हवाले से उन्होंने कलम उठाया है और ख़ूबसूरत अंदाज में वहाँ के माशी सियासी मसाइल समेत रियासत और इसके किरदार को मौजू बहस बनाया है। अजीज़ ने अपनी किताब में जो मज़ामीन की सूरत में आज़ादी अखबार में छपे हैं, बाज़ अहम मसाइल पर गुफ्तगू की है, जैसे ग्वादर पिंजरे में, चागी की चीखें, बलूचिस्तान में कलम का जनाजा, लुम्मा वतन, सारावान की सिस्कियाँ, गड्डानी शिप ब्रेकिंग समेत लिटिल मॉस्को और कोलवा से कोलवा तक के मौज़ूआत पर ज़बरदस्त अपनी फ़न का मुज़ाहरा किया है, जो दिलकश के साथ साथ इंतहाई मालूमाती हैं। अजीज़ को हमारे दानिश्वर अख्तर जान ने एनसाइक्लोपीडिया पाक बलूचिस्तान इसलिए तो नाम दिया है कि हर मौजू पर उन्होंने तारीखी हवालों के साथ साथ समाजी रिश्ते, माशी बुनियादों पर माशी और सियासी बुनियादों को भी ज़ेर बहस रखा है। इसकी एक मिसाल उनका मजमून बोलान, पंजाब की रोशनी। इस मौजू पर उसने बोलान की पूरी मईशत को हमारे सामने पेश कर दिया और वहाँ के तारीखी पस मंज़र और क़यादत, वहाँ की क़यादत, मोहम्मद हुसैन उनका, मोहम्मद हसन निज़ामी, मीर अब्दुल अज़ीज़ कुर्द, मीर अब्दुल वाहिद कुर्द की सियासी जदोजहद का हवाला दिया, मच जेल की तारीख बताई, बोलान व मच के कोयला कानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत ज़ार और इस ईंधन से पंजाब की सनतों को तरक्की और खुशहाली की जिस तरह मंजर किशी की गई वो पढ़ने के काबिल है और एक मुश्किल नहीं, एक नामुमकिन अमल है, वो भी एक बलोच के लिए जो सबसे ज़्यादा रियासती जबर के निशाने पर होता है। इसी सूरत में अजीज़ के लिए दुआगो हूँ, दुआ ही कर सकता हूँ और इसके जुर्रत को सलाम। आप सबका शुक्रिया। मेहरबानी तौसीफ साहब और मेरे जो स्टेज पे बैठे हैं मुकर्रीन और दूर दराज से आए हुए मेरे दोस्त अहबाब साथी, इस माली दौर में भी, इस नफसा नफसी के दौर में भी, इस महंगाई के दौर में भी इस वक्त 5 मिनट भी किसी के पास नहीं होंगे, आपने घंटे मुझे दिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, यहाँ तौसीफ साहब ने यही जिक्र किया कि लिखने की वजूहत। बहरहाल मैं एक प्रोफेशनल सहाफ़ी हूँ, मेरा मेरी सरगर्मियों से, मेरे लिखने पढ़ने से ही ताल्लुक़ है, तो मेरा पूरा घर इसी से चलता है। बहरहाल सिलसिला कालमों का शुरू हुआ, इससे पहले मैं डॉन न्यूज़पेपर में भी लिखता था, ओपेड पेज में भी मेरे आर्टिकल छपते थे और द नेशन में भी छपते थे और डेली टाइम्स में भी। और लेकिन चूँकि वो थोड़े से आर्टिकल्स डॉन जैसे अखबार ने भी और दीगर कौमी अखबारात थे जो कहते हैं, उन्होंने भी जो है वक्फन हमें कुछ ऑब्जेक्शन और इस तरह की चीज़ें की, तो मैंने ये सिलसिला तर्क कर दिया था। अब यहाँ बाकायदा लिखना मेरा एक इत्तेफाक रहा, ये क्रेडिट जाता है आर्य बलोच को।
आर्य बलोच ने मुझे फोर्स किया, ना सिर्फ फोर्स किया बल्कि मुझे हमेशा कहा कि आप बस आपको इतवार को आपके लिए जगह है और आप दें। तो मैं जुमे तक आर्टिकल नहीं भेजता था तो कोयटा से आसिफ का फ़ोन आता था मुझे कि अजीज़ आपका आर्टिकल नहीं आया। अच्छा, खैर आर्टिकल का फिर मुझे आर्टिकल छपने के बाद मुझे दोस्तों ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की और इन जुमलों में कि यार अजीज़ मैं तो पढ़ता नहीं हूँ लेकिन मैं मजबूर होकर आपके आर्टिकल को पढ़ता हूँ। आपके आर्टिकल में पता नहीं क्या चीज़ है। अच्छा, मैं खुद हैरान होता था मेरे आर्टिकल में क्या है जो लोग इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि आपके आर्टिकल मुझे मजबूर करते हैं पढ़ने के लिए। तो बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे कि अजीज़ ज़रा हल्का लगे, आपकी कलम में थोड़ी सी वो है। अच्छा, अभी अशरफ खान साहब ने भी मुझे यही कहा कि आप चूँकि कुछ इख्तलाफात रखा और ये ओपन था और सबको हक है कि वो इस पे बात करें। हाँ, ये मेरी बदकिस्मती कहें कि या मेरी खुशकिस्मती कहें कि मैं एक बलोच सोसाइटी में मेरा जन्म हुआ और मैं उस सोसाइटी का हिस्सा हूँ। लाज़िम बात है मैं यहाँ अपने जॉब के बाद जब मैं यहाँ प्रेस क्लब में सरगर्मियों में भी हिस्सा लेता हूँ फिर मैं घर चला जाता हूँ। वो घर मेरा वो बलोच माशरा है, बलोच सोसाइटी है। इस वक्त इत्तेफाक से बलोच माशरे में एक इंसानी हुकूक का मसला है, वहाँ लापता अफराद के मसाइल हैं, वहाँ मसकशुदा लाशें हैं और वो आए रोज़ मेरे दरवाजे के ऊपर और मैं खुद देखता हूँ। लाज़िम बात है मैं माशरे का हिस्सा हूँ तो मैं मुतासरीन में भी हूँ, लेकिन मैंने ये कोशिश की कि मैं इंडिपेंडेंट होकर लिखूँ। अब जो मेरा प्रोफेशन मुझे इजाज़त देता है उसके नॉर्म्स को समझते हुए उन पहलुओं को उजागर करूं और एक इंडिपेंडेंट सहाफ़ी के होने के, हालांकि ये मेरे लिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी एहसाबी तौर पर कमज़ोर हो सकता हूँ। मैं एक विक्टिम से डायरेक्ट उस विक्टिम के बीच में हूँ और वो विक्टिम का मैं हिस्सा हूँ। तो ये सहाफ़ी के लिए बहुत चैलेंजेबल बात होती है कि वो अपने जज्बात पे कंट्रोल रखे और मैंने कोशिश यही की कि मैं अपने जज्बात पे कंट्रोल रखूं क्योंकि मैं उस सोसाइटी का हिस्सा हूँ और मुतासिर हूँ। और दूसरी बात ये कि एज ए जर्नलिस्ट हम सब हमारे दोस्त हैं, ये अशरफ खान साहब हैं, तौसीफ साहब हैं, फादिल जमीली साहब हैं, हम एक कम्युनिटी हैं। हम अपने आप को एक अलग कम्युनिटी समझते हैं एक प्रोफेशन की वजह से। तो हम प्रेस क्लब में भी सरगर्मियां करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि प्रेस क्लब का जो पोस्चर है, प्रेस क्लब के जो लॉज है, प्रेस क्लब ये जिस मकसद के लिए जो प्लेटफार्म है वो प्लेटफार्म को कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो हमारी यही नज़ीर साहब ब्यादा बुढ़ा मासूम साहब ज़रा आप आ जाए आगे, मज साहब लगारी साहब। तो हमने हमेशा जो हमारे लॉज हैं, कुछ रिटर्न लॉज हैं प्रेस क्लब के, कुछ अनरिटर्न लॉज हैं। वो अब मैं मिसाल इस तरह दूं कि मुझे परसों मामा कदीर मिला, कहेगा अजीज़ वो यार्ड पे जो है मैं मुझे जगह मिल गई। मैंने कहा इलेक्शन हो रहे हैं माशाल्लाह से और जगह और प्रोग्राम भी बहुत है, जगह कैसे आपको मिल गई? मैं गवर्निंग बॉडी का मेंबर भी हूँ। कहले सदर साहब है ना। तो मतलब कहने का यहाँ वो चीज़ों को समझते हैं कि ये प्रेस क्लब किस प्लेटफॉर्म के लिए है, इसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। अभी तक इस तरह की जो है उसूलों पे लोग अभी हैं और बड़ी खुशी की बात है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। और क्योंकि मैं इस दोस्तों ने मेरी किताब के ऊपर बहुत सारी बातें की, मैं किताब पे मैंने क्या लिखा है मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये किताब उन इदारों के लिए ये एक
डॉक्यूमेंट्स है, और वो इदारे मुझसे नाराज़ ना रहे, बल्कि बलूचिस्तान का मसला इस वक्त हल तलब है और वो खुद परेशान है वो बलूचिस्तान से। और ज़रा वो अगर ये किताब पढ़ भी लेना, इस पर अगर अमल करें, 100% तो मसाइल हल नहीं होंगे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं एक रास्ता उनके लिए निकल आएगा, एक दस्तावेज़ात है। तो मेहरबानी, मैं इस बहुत शुक्रिया डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब, और स्टेज पे बैठे हुए तमाम अहबाब, अशरफ खान साहब, साहिब किताब अजीज़ समूर साहब, जान मुलेरी साहब, डॉक्टर अब्दुल जब्बार खटक साहब, मामा कदीर साहब बैठे हैं, मजर अब्बास साहब, सईद जान बलोच, आरिफ बलोच और दीगर अहबाब, अजीत बलोच भी नज़र आ रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज आप अजीज़ संगोर की जो कालमों का मजमूआ है सुलगता बलूचिस्तान, उसकी आज महूरत है, और आप सब अहबाब यहाँ कराची प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए। ये इस बात का सबूत है कि अजीज़ संगोर ने जिन जिन मौज़ूआत पर लिखा है और पूरे सिद्क़ के दिल से लिखा है, तो वो जो काज है उसके साथ आप तमाम लोग भी जुड़े हुए हैं। कराची प्रेस क्लब की एक हिस्ट्री रही है, उसकी एक लेगेसी है, रवायात हैं, अक़दार हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ कराची प्रेस क्लब का किरदार रहा है वो हकूक़ इंसानी के हवाले से, आज़ादी इज़हार राय के हवाले से, शहरी और समाजी आज़ादियों के हवाले से हमेशा बहुत ज़्यादा नुमायाँ रहा। और इस मुल्क में जो भी आमरीत, जबर और जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ अगर कोई छोटी मोटी आवाज़ें भी कहीं से उठीं, तो वो कराची प्रेस क्लब के दर व दीवार उसके गवाह हैं, वो यहीं से उठी। दोस्तों ने बहुत सारी बातें कर दी, जाहिर है अगर मैं भी वही बातें करूंगा तो वो रेपिटिशन होगी। नज़ीर लगारी साहब ने बहुत चीज़ें बयान कर दी, मज़र अब्बास साहब ने भी बहुत मामलात की तरफ इशारा किया, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर बलूचिस्तान की असम्बली को में से वो आवाज़ें उठने लगें, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि पहले उन आवाज़ों को असम्बली तक तो पहुंचने दिया जाए, क्योंकि असम्बली में तो बनी बनाई वो चीज़ें, जो भी उनका फार्मूला है, वहाँ बाप पार्टी उन्होंने बना दी, अब सुना है कराची में माँ पार्टी बना रहे हैं। तो अब ये जी हाँ, तो जब पार्टियां भी वही उनकी टेबलों पे बनेंगी और उन्हीं के दिए हुए नाम पे बनेंगी, उन्हीं के दिए हुए मंशूर पे बनेंगी, तो आप क्या तवक्को किसी असम्बली से और किसी उससे रख सकते हैं, MP MNA या वज़ीर मुशीर से, कि वो आपके राइट्स की बात करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए ज़ाहिर है हम सबको ही एक मिलजुल के ही आवाज़ें उठानी है। और मामा कदीर की ख़ास तौर पे इस तकरीब में मौजूदगी, मैं समझता हूँ दोस्तों ने, लगारी साहब ने बात की कि ये FIR एक तरह से अजीज़ संगोर ने दर्ज करवाई है। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये जो तकरीब है और ये जो जलसा है, ये भी एक तरह से जो बलूचिस्तान के लापता हुकूक हैं उनकी बाजियाबी के लिए एक धरना तस्वर किया जाए, कि जो आपने बलूचिस्तान के जो भी हुकूक या उसके वसाइल छीने हुए हैं उसको वापस किए जाएं, उसके लोगों को वापस किए जाएं। और हम नहीं कहते या इस बात की हौसला अफजाई नहीं करते कि हमारे नौजवान बंदूक उठाएं
हमारे नौजवान बात करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, अपना मुकदमा पेश करना चाहते हैं। और जैसा कि अजीज़ के ये जो कालम है, ये एक तरह से उन्होंने मुकालमे का आगाज़ किया है, एक खिड़की खोली है। और किताब लिखने का मकसद ही ये होता है बात करने का कि आप एक नया दरवाज़ा खोलते हैं, उसके लिए बहस मुबाहिसा ओपन करते हैं और उसके लिए कोई आगे चल के कोई रास्ता बनता है कि हम किसी कंक्लूजन की तरफ जाएं। ये बहुत मुश्किल होता है कि ज़ाहिर है कालम एक बहुत ही मुख्तलिफ मौज़ूआत पे आप फ़र्दन फ़र्दन लिखते हैं, हफ्ते में एक कालम छपता है, 2 कालम छपते हैं और उसके लिए कोई मौज़ूआत की उस तरह यकजाई या एक मौजू नहीं होता। मौज़ूआत बहुत सारा बिखरे होते हैं, अखबार के अंदर उसकी स्पेस की भी कम होती है, आपको बहुत मुख्तसर लिखना पड़ता है। फिर पॉलिसी, जैसे मदर साहब ने कहा कि बहुत ही मुश्किल है कि ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में एक तो अखबार निकालना, मीडिया हाउस चलाना और उसके बाद इस तरह की तहरीरें छापना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सेंसर भी हो जाती हैं। तो उसको एक किताब में ले आना और वो ज़ाहिर है एक बहुत एक मुश्किल काम भी है और उसके लिए ज़ाहिर है इसमें एक कमी रह जाती है कि अगर अजीज़ किसी भी मौजू पे एक पूरा उसका मंजरनामा लिखना चाहते हैं तो शायद वो उसमें कुछ तशनगी कई कालमों में आपको नज़र भी आए कि यार ये पूरी बात शायद नहीं हो पाई, तो वो एक रहती है ज़ाहिर है, उस पर नज़र षानी हो सकती है। जब ये इसका दूसरा मुसवदा कहना चाहिए, एडिशन ले आएंगे तो उसमें तरमीम व इजाफा हो सकता है, चीज़ें और उसमें ज़्यादा तफसील के साथ आ सकती हैं। मज़हर ने जो बात की मीडिया की कि वहाँ, तो मैं तो खुद ज़ाती तौर पे गवाह हूँ इन चीज़ों का कि वहाँ बहुत ही, एक तो ये है कि जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट, बहुत ही ज़ाहिर है उन पे कदरने भी हैं, मुश्किलात भी हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपने आप को यही समझता है कि हमने कराची कवर कर लिया, लाहौर कवर कर लिया, बहुत ज़्यादा कहीं क्वेटा सरियाब रोड पे कोई धमाका वमाका हो गया तो उसकी खबर दे दी। बाकी बलूचिस्तान में क्या हो रहा है ना वहाँ उनके नुमाइंदे उस तरह वो रखते हैं, ना उनकी वो अगर कोई चीज़ आती है तो उसको मीडिया पे कवरेज भी उस तरह नहीं मिलती। दूसरा जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वहाँ के जो अखबारात हैं उनका जो गला इस तरह घोंटा जा रहा है कि कोई ना उनको सरकारी इश्तिहार मिलता है, बहुत ही, यानी कि ये डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, ये खुद अखबार निकालते हैं, इनको ज़्यादा अंदाज़ा है, CPNA भी करते हैं, PNS भी, कि वहाँ किस तरह उनका मुख्तलिफ तरीक़ों से गला घोंटा जा रहा है ताकि वो अखबार निकलने के काबिल ही ना रहे, तो उसकी सांसें इस तरह वो बंद करते हैं। तो दिन ब दिन जो ब्रीथिंग स्पेस है वो कम से कम की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें अगर हम कुछ लिखने पढ़ने की बात करते हैं, उस पर गुफ्तगू करते हैं, तो ये इसको एक तरह से खुशाइंद समझना चाहिए। और ये जो सूरत हाल बलूचिस्तान की मदर साहब ने बताई कि जी वहाँ वो बाकायदा जो प्रेशर ग्रुप्स हैं या अलहदगी पसंद जिन्हें कहना चाहिए वो, कि वो अपने पसंद की, तो ये तो कराची पे भी गुजरा कि हमें भी रात देर तक लगारी साहब इस बात के गवाह हैं कि बैठना पड़ता था कि कहाँ कितने भाई की कितनी कालम खबर जानी है, लीड की ये स्पेस रखिए, सेक्टर इंचार्ज साहब की इतनी कालम जाएगी, फलां की इतनी जाएगी, और जो चीज़ वो भेजेंगे वही छपेगी। और हमारे पास तो यहाँ अदालत भी कोई एक्शन नहीं लेती थी। चले वहाँ काजी ईसा फायज ने कोई एक्शन ले लिया, ठीक है, हमारे खिलाफ ही लिया, लेकिन उन्होंने ले लिया, यहाँ तो ये भी नहीं हुआ। तो एक जो दौर अब्तला था कराची पे जो गुजरा वो यहाँ भी गुजरा, और अब थोड़ा ज़ाहिर है उससे निकले हैं, अब गुफ्तगू होती है, अब मज़हर साहब TV पे बैठ के बात भी कर सकते हैं, उस ज़माने में नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है एक हमारा मुश्तरका अलमिया है और इसको हमने मिलजुल के ही हल करना है। और मैं आप तमाम दोस्तों को और ख़ास तौर पे अजीज़ संगोर को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ। आरिफ बलोच साहब, उनके छोटे भाई भी आए हुए हैं, ज़फ़र बलोच, इनके इदारे को, आज़ादी अखबार को, कि इन्होंने बहुत जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए अजीज़ के चूँकि जो भी मौज़ूआत हैं वो वाकई बहुत सुलगते हुए हैं। और
अजीज़ का हमारा साथ, दिन रात का साथ है। वो हमारी गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी हैं और इस दौरान इन्होंने कॉलम जो लिखे उस पर हमारी गुफ्तगू भी होती है। तो ये एक अखबार के लिए इन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स भी हैं, वो भी हैं। उसके बावजूद इन्होंने न सिर्फ कॉलम छापे बल्कि उसको एक किताबी सूरत में भी शाया किया। तो मैं तमाम आरिफ बलोच को, ज़फ़र बलोच, आसिफ बलोच, इन सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अजीज़ को भी कि आप एक किताब ले आए। और इस बात का उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा वो और ज़्यादा दिलचस्पी के साथ लिखेंगे और ऐसी तहरीरें लाएंगे कि जो एक वाकई ये तो एक दस्तावेज़ तो है ये कि इसमें अजीज़ का जो वे ऑफ राइटिंग है या जो उनका स्टाइल है कॉलम लिखने का, उसमें वो बहुत मौज़ूआत तो बहुत बर्निंग और जो करंट अफेयर्स के लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो जो पूरी उसकी हिस्ट्री में जाते हैं और वो पूरी सच्चाई के साथ जो वो बयान करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आगे पढ़ने लिखने वालों के लिए ये किताब एक हवाले के तौर पे भी काम आएगी। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। सामीन में से एक अपना हैसियत रख के आया था, आपने यहाँ पर बुलाया और अजीज़ सिंगूर की किताब जो है इसका नाम भी जो है वो बहुत सुलगता हुआ है, अपना इसमें बाबुसम्मा है। जो इनके जो मज़ामीन हैं और इनके जो ख़यालात भी हैं और जो इनकी सोच है और जो इनका तर्ज़ अमल है, वो जो है ना, मैं ये समझता कि अगर पाकिस्तान के इस पस मंज़र में अगर ये एक पसमानदा सूबे और पसमानदा कौमियत बलूचिस्तान और बलोच ना होते तो मैं समझता हूँ कि इसे पाकिस्तान का एक मुमताज़ सहाफ़ी गर्दाना जाता। और असल में हमारे पास इम्तियाज़ात भी जो है ना वो एक मतलब कि उसकी तकसीम ऐसे है कि वो एक बड़े सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले वो बहुत बड़े लोग होते हैं और यकीनन उनमें बहुत बड़े लोग भी होते हैं। और फिर अगर कोई बचा कुचा होता तो कराची, बस यही पूरा पाकिस्तान है। और इसी वजह से जो है ना बलूचिस्तान भी सुलग रहा है और छोटे सूबे भी सुलग रहे हैं। और अगर शुतर मुल्क की तरह ज़मीनी हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके हम रेत में अपना सर जो है वो सोच कर सर देकर और ये समझें कि जो आने वाला तूफ़ान है वो बस अब ठहर जाएगा इस अमल से और रुक जाएगा, तो ये जो है मैं ये समझता हूँ कि फिर हमारी मिसाल वो है कि हमने अपने तजुर्बात से कुछ नहीं सीखा और हम उन अहमकों और जाहिलों और बेवकूफ़ों की तरह हैं कि जो कि हर बार जो है ना वही नाकामी से भरे जो है ना तजुर्बात दोहराते रहते हैं, या फिर जो है ना हम वाकई इतने खुदगर्ज़ और इतने ज़ालिम और इतने मौसन कुछ हैं कि हमें जो है ना ये इस बात का कोई जो है ना वो क्या कहते हैं ख्याल ही नहीं है और इस बात का कोई जो है ना वो एहसास ही नहीं है, या इस बात की जो है ना कोई हम जो है ना उसका अदराक भी नहीं करते कि जो है ये मुल्क जो है वो जिनके एहसानात और जिनकी जो है ना वसाइल से चल रहा है उनकी जो है ना कम अज़ कम जो है ना हम एहसान को तो याद रखें। एहसान को तो क्या कि जब वही है कि मीठा मीठा पप सारे वसाइल जो है ना वो हमारे इस वफाक के हैं और जो है ना सारे मसाइल जो है ना वो बेचारे पसमानदा बलूचिस्तान के हैं। तो ये जो है ना क्या कहते हैं बलूचिस्तान का सूबा जो कुदरती वसाइल से माला माल है, लेकिन हमारे पास जो है ना ये एक बहुत ही तल्ख और यानी क्या कहते हैं जिसे आप ये कहें कि पुरसों जो है मज़ालिम से कि जो भी लबरेज है, इसकी तारीख़ जो है ना वो जब है कि जब पाकिस्तान बना तो बलूचिस्तान की कल्लात रियासत ने जो है पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया तो वो मोहसिन कुछ हैं और वो उस तरह से जो है ना बलूचिस्तान के अवाम के साथ किया जा रहा है सब कुछ। और जिस वक्त जो है ना हम ये भी तल्ख हकीकत जो है ना वो नज़रअंदाज करते हैं
कि अगर अवाम को हुकूक न मिलें, अवाम जो है ना, चाहे जो है ना कोई किसी कौमियत की किसी खत्ते के अवाम जो है ना तादाद में कलील ही क्यों ना हो, वो आखिरकार बहुत बड़े लश्कर को शिकस्त दे देते हैं। तो वफाकियत से बदमस्त हाथी जो है वो बलूचिस्तान के अवाम से शिकस्त जो है ना वो ज़रूर खाएगा, और बलूचिस्तान के अवाम जो है वो ज़रूर जो है ना अपने हुकूक लेकर रहेंगे। और अब जो है ये बलूचिस्तान के हुकूक सब करने वालों की जो है ना मंशा और मर्जी पर मुनसर है कि वो पाकिस्तान के खत्ते के अंदर अगर जो है ना बलूचिस्तान के अवाम को हुकूक देंगे तो फिर जो है ना क्या कहते हैं हबीब जालिद की शायद इस नज़्म पे जो है ना हमने कान धरा है कि पंजाब के लोगों बलूचिस्तान जलता है तो पाकिस्तान जलता है। और मैं ये समझता हूँ जो ये समझते हैं कि बलूचिस्तान के अवाम के साथ जो है ना जो ज़्यादतियाँ, उनके वसाइल की लूट मार जो है ना नौआबादियातीत से जो है ना वो नाब अज़ाइम लिए हुए हुक्मरान जो है अगर बलूचिस्तान के अवाम को उसके वसाइल से महरूम करेंगे तो ये समझ लीजिए पाकिस्तान अपने वसाइल से हाथ धो रहा है, और ऐसा कतन जो है ना वो नहीं होना चाहिए। ममलिकत दिसंबर भी जो है ना तो बहुत ही हमारे पास करीब है, और हमने ये देखा कि जिनको जो है ना हमने ये सोचा था कि भाई ये हम पर बोझ हैं और ये जो है ना काहिल है और ये जो है ना बिल्कुल जो है वो अकल से आ रही हैं, समझ से आ रही हैं और ये बेशऊर हैं और उनको कुछ नहीं होता। आज देखिए उन्होंने अपनी जो है ना 50वीं सालगिरह पे जो आदाद और शुमार जो है ना जारी किए हैं वो न सिर्फ हमारे लिए आज डूब मरने का मकाम है बल्कि हम माजी की अपने करतूतों पर कफ़े अफसोस जो है ना हमें ज़रूर मिलना चाहिए। तो वो मजबूरियां जो है ना हमें रोकती हैं कि हम जो है ना अजीज़ की जो है ना उन क्या कहते हैं जो दिल की गहराइयों से जो आओ बका बलूचिस्तान के अवाम के लिए मौजूद है उसको जो है ना हम एक बहुत ही अफसोसनाक तरीके से हम जो है ना अपनी जो है ना काबिल इशाअत स्टफ से हटा देते हैं, और उस वक्त भी यकीन जानिए कि बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है और अंदर से हम भी सुलगते बलूचिस्तान के लिए। पहले तो शुक्रिया अजीज, आपने मुझे किताब दी और उसमें जिस अंदाज में मुझसे मोहब्बत का इजहार किया वो बहुत काफ़ी है, और लेकिन आपने तायद भी की कि ये किताब मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊं ताकि उससे पता चले कि बलूचिस्तान और सिंध का क्या नाता है। दूसरी बात ये कि मैं बता दूं कि मैं खुद काकटेल हूँ, और ये मुझे कैसे पता चला, वो मैंने इसकी किताब पढ़ी कि जो चांडियो हैं वो रिंद से आते हैं और मक्सी लाशार से आते हैं। इत्फाक से मेरी माँ मक्सी और मैं बाप चांडियो है, तो इसलिए मैं काकटेल हूँ, तो इसलिए और ये लाजमी है, इनकी किताब से पता चला कि हम काकटेल हैं। और काकटेल होने के बाद क्या होता है आप सबको बहुत सारों को पता होगा, बुलेदी को ज्यादा ही पता होगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है अजीज ने कही कि जो है इनकी इस पूरे मज़ामीन के पीछे जो है आरिफ बलोच है, लेकिन मैं कहता हूं कि इसके पीछे आपकी आंखें हैं। असल में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि अजीज संगूर की आंखों के बीच एक ऐसी दूरबीनी है जो अजीज 5 मिनट जिसको देख ले उसको पढ़ लेता है। ये सिर्फ अजीज को पता है, क्योंकि अगर ये राज बता देगा तो अगला कभी इसको देखेगा नहीं, समझे। इसीलिए ये अजीज को पता है कि इसका चक्कर है क्या। एक दफा यूं हुआ कि मेरा एक साबिक दोस्त शायर बैठा भी हुआ है, उससे मैंने पूछा आप इतने बड़े शायर हो गए हो, आपकी इतनी न्याजबंदी क्यों नहीं है लोगों से जितनी बड़े शायरों की होती है भाई। तो इसने कहा यार हमारे पास बड़ा बंगला है नहीं, हमारे पास बड़ी कोठी है नहीं, मेरे पास वो गाड़ी और ड्राइवर नहीं जो बड़े शायरों को एयरपोर्ट से उठाए और खिदमतें करे, तो इसीलिए मैं शायर बड़ा हूं लेकिन खिदमतगार छोटा हूं। तो अजीज जो है वो बेसिकली अजीज का ये किताब तो रखती है इन्हें सुलगता बलूचिस्तान, वैसे अजीज खुद जो है ना वो सुलगता अजीज है, जिसकी वजह से ये बलूचिस्तान लिखा है इसने। ये खुद सुलगता रहता है, ये खुद माशी तौर पर मेरी तरह कोई इतना आसूदा है नहीं। सुबह निकलता है 8 घंटे तो सारा दिन अब तक में काम करता है, फिर जब तक यहाँ आता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। उसके बाद फिर अजीज जो है वही अपनी टोकरी लेके फिर बलूचिस्तान के उसी साहिल के इलाके जो कि कभी था
हम सिद्दी तो क्लेम ही नहीं करते, फकीर आदमी है, हम कहते सब आपका था, रुको हमें रहने सहने का कोई बंदोबस्त कर दे, समझे ना। आप जहां तक क्लेम करें मसला ही नहीं है, आप भली शहजाद कोट ले जाए, आप कराची ले जाए, कुछ भी ले जाए, लेकिन जो लोग यहाँ आए उनसे तो हमारी जान छुड़ाए। एक मेहरबानी करे, एक मेहरबानी करे अजीज यार, एक इस पे भी लिखो, आप सब कुछ ले जाओ, लेकिन जिन्होंने हमारे साथ मुसीबत की हुई उनसे तो हमारी जान छुड़ाओ। जो काम करती रही, शायद न्यूज़ वन में आपके साथ जंग की मैगजीन एडिटर हैं, वो आए हैं कुछ अपनी राय का इजहार करें। श्री जामी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मेरा तारुफ न्यूज़ वन में हुआ, वहाँ ये भी डॉक्यूमेंट्री बनाते थे, मेरी नौकरी भी यही थी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम बात भी होती रही है, इख्तिलाफात भी होते रहे, इख्तिलाफात ज़्यादा हुए। अजीज़ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। जब लोग एक दूसरे को, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इख्तिलाफ होना अच्छी बात है, लोग एक दूसरे को समझते हैं, और यही हुआ। कई लड़ाइयाँ हुई, कई ज़बरदस्त लड़ाइयाँ हुई, उनका अलग पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा अलग था, नाराज़गी भी हुई, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता हम दोनों ने एक दूसरे को कबूल कर लिया, समझ लिया कि ये कह रहे हैं और मैं ये कह रही हूँ। फिर हम एक दूसरे से जिन टॉपिक्स पर हम बात करते थे उनमें मदद भी एक दूसरे की, और एक दूसरे के तमाम चीज़ें हम समझने, एक दूसरे का मिजाज समझ में आ गया तो बात समझ में आ गई। अजीज़ संगूर बड़े एक मुखलिस इंसान है, वो अपने काम से सबसे ज़्यादा वफ़ादार है। उनके लिए आप ये आराम से कह सकते हैं कि ये, अगर आपने इनको कोई ड्यूटी असाइन की है, कोई आपने इनको काम कहा है और उन्होंने कह दिया है कि मैं ये करूँगा, अव्वल तो वो अगर नहीं करेंगे तो वो कह देंगे कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो ये बात कर रहे हैं और करेंगे तो फिर यकीन कर लीजिए कि वो ये काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। बलूचिस्तान के बारे में इनका अपना जो भी रिसर्च है, ज़ाहिर है ये हम उसको वो नहीं कर सकते, वो भी तमाम चीज़ें उनके साथ साथ हैं, वो तमाम किताब, उनके तमाम कॉलम्स। अच्छी बात ये है कि अजीज़ अब राइटर हो गए हैं ये सबसे अच्छी बात है, और अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये सिलसिला अब चलता रहेगा, और हमें सुरक्षा बलूचिस्तान के अलावा भी कुछ और इनकी तख्लीक़ात देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया।